अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्विक लर्नर ऑफिशियल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 504 का लेसन 3 स्टार्ट करेंगे जो कि क्रिएटिविटी एंड सेकंड लैंग्वेज लर्निंग है। टॉपिक 13 से 18 तक जो चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है वो क्या है, क्रिएटिविटी और रूटीन है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में। उसके अलावा हम लिमिटेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फोसिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस देखेंगे, सेकंड लैंग्वेज यूज़र। ये सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा ईजी हैं, जस्ट कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें आप लोगों ने पढ़ना है। पहले दो पैराग्राफ्स जो हैं पहले मैं उनका कॉन्सेप्ट देती हूँ जिनमें असल में क्रिएटिविटी की बात की गई है, ठीक है, और रूटीन्स की बात की गई है। तो अगर तो क्रिएटिविटी की बात करें तो क्रिएटिविटी क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, लर्नर के लिए इंटर लैंग्वेज का, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि लर्नर्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं चीज़ों को, क्रिएट करता है सेंटेंसेस को, ठीक है। अब क्या होता है, जो चीज़ें वो क्रिएट करते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है, वो ऐसे सेंटेंसेस क्रिएट करता है जिन्हें किसी ने कभी सुना भी नहीं होता, ठीक है। अब ये भी बाकायदा रूल्स से ही जो है वो क्रिएट करते हैं, तो इसलिए इसका भी सिस्टमेटिक से बड़ा लिंक है, ठीक है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज सीखनी हो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसी क्रिएटिविटी भी एक ऐसा प्रोसेस है जो सर्टेन रूल्स से गुजर कर आता है, जिनमें लर्नर सर्टेन रूल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, देन जाकर वो सेंटेंसेस बनाते हैं। वो सेंटेंसेस राइट भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। उन्हें बाकायदा टेस्टेड किया जाता है, देन एक्सेप्ट किया जाता है बाय अदर पीपल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिएटिव लैंग्वेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटर लैंग्वेज का, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि क्रिएटिविटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स नोशन स्पेशली इन कॉग्निटिव टर्म्स। तो यहाँ पर यही सारी बातें डिस्कस की गई हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया कि एक कॉम्प्लेक्स नोशन भी होता है, हर किसी में ये कैपेबिलिटी नहीं होती। उसके अलावा क्रिएटिविटी में क्या होता है कि इज़ नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इट इज़ अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। जब आप एरर्स करते हैं, गलतियाँ करते हैं, देन आप जाकर किसी प्रॉपर वे में लैंग्वेज, सही लैंग्वेज तक पहुँच पाते हैं। ऐसे ही होता है, कहते हैं हम कि हम मिस्टेक्स करने से ही सीखते हैं। तो एक तरह से ये प्रोसेस बड़ा बेनिफिशियल है, बड़ा फ़ायदेमंद है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड पर बताया गया है कि ये रूल सिस्टम से लिंक करता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देखें, ठीक है। अब साथ ही साथ बताया गया है कि फार्मूलाज एंड रूटीन्स। अब रूटीन किससे लिंक करता है, अब सेकंड लाइन में मैंने जैसे हाईलाइट किया उसमें फार्मूला और रूटीन की बात की गई है। अब रूटीन में क्या होता है कि कुछ सर्टेन चंक्स ऑफ लैंग्वेज जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब वो जो होते हैं चंक्स, वो लर्नर जो होता है या जो लैंग्वेज सीख रहा होता है वो क्या करता है, वो अपनी सोसाइटी से, अपने क्लासरूम से, टीचर से पिक करता है, ठीक है। दे पिक अप फ्रॉम देयर टीचर्स, फ्रॉम देयर फ्रेंड्स। तो आप कहीं से भी कह सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एग्जांपल ये हो सकती है कि सम प्री फैब्रिकेटेड चंक्स होते हैं, जैसे कि थैंक यू फॉर कमिंग, ठीक है। उसके अलावा कहीं हम जाते हैं तो कोई हमें किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो हमें कहते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू मैम। कहीं रिसेप्शन पर जाते हैं तो वहाँ पर ये सेंटेंसेस बड़े फॉर्मली वे में यूज़ किए जाते हैं। तो वो सर्टेन चंक्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को चंक्स का कॉन्सेप्ट भी पता चल गया होगा, ठीक है। उसके अलावा थर्ड कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, अब थर्ड कॉन्सेप्ट में यही बताया गया है कि लर्नर जितनी मर्जी जो है वो लैंग्वेज सीख ले, ठीक, लेकिन क्या होता है कि वो नेटिव स्पीकर की तरह जो होती है वो प्रोनाउंसिएशन वैसी नहीं सीख पाता। लेकिन अगर वही लर्नर जो है वो इंग्लैंड जाएगा या कहीं और जाएगा तो वहाँ बड़े अच्छे तरीके से वो लैंग्वेज लर्न कर सकेगा। तो यहाँ पर थर्ड में यही बताया गया है, आप लोगों ने इसे याद नहीं करना, जस्ट इसे अपने माइंड में रखें कि अच्छा इसका ये कॉन्सेप्ट है। अब फोसिलाइजेशन में क्या होता है, फोसिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि फोसिलाइजेशन में इंसान लैंग्वेज सीखते हुए इतनी ज़्यादा गलतियां करता है, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के रूल्स सेकंड लैंग्वेज सीखते हुए उनमें अप्लाई करता है, ठीक है, जो सम टाइम तो ठीक होते हैं लेकिन सम टाइम गलत होते हैं, बल्कि हमेशा जो है वो गलत ही होते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का अपना एक रूल सिस्टम है और उर्दू लैंग्वेज का अपना रूल सिस्टम है। तो इस तरह क्या होता है, वो रूल्स अप्लाई कर करके उनमें इतना पक्का हो जाता है कि देन वो गलतियाँ एक तरह से वो फ्रीज़ हो जाती हैं और वहाँ आकर वो स्टक हो जाता है। तो फोसिलाइजेशन की यही बताया गया है कि रेफर टू द सिचुएशन व्हेन लर्नर एसएल सिस्टम सीम्स टू फ्रीज और बिकम स्टक एट सम मोर और लेस डेविएंट स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो फोसिलाइजेशन के नीचे पैराग्राफ है उसमें बताया गया कि देयर आर टू फिनोमेना
जो कि सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब वो कौन से हैं? एक साइको लिंग्विस्टिक फैक्टर होता है और एक सोशियो लिंग्विस्टिक फैक्टर है। अब ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो किस तरह असरअंदाज होते हैं, ये असल में एज फैक्टर आ जाता है। वो एज फैक्टर कैसे आ जाता है कि इनका कहना है कि जो बच्चे होते हैं वो जल्दी लैंग्वेज लर्न कर लेते हैं, जबकि अडल्ट जो होते हैं वो जल्दी लैंग्वेज लर्न नहीं कर पाते। इसकी दो मेन रीजंस हैं, वो एक साइको लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव है, एक सोशियो लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव है। अब साइको लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उन्हें लगता है कि बच्चों में कुछ ऐसा मैकेनिज़्म होता है जो कि काम बहुत जल्दी करता है लैंग्वेज को सीखने में, जबकि बड़ों में वो मैकेनिज़्म की थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। तो वो भी एक फैक्टर जो है वो बड़ा इन्फ्लुएंस होता है इस कैटेगरी में। उसके अलावा सोशल लिंग्विस्टिक व्यू में क्या होता है कि ये देखता है सोशल कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है, सोशल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उस तरह से, वो लोग नहीं मिलते लैंग्वेज कम्युनिकेट करने के लिए, और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही बताए गए हैं, आपने इन्हें एक दफ़ा जस्ट रीड कीजिएगा। मैं इसे रीड नहीं कर रही ताकि हम ईज़िली कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट जाएँ। जब हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बार बार कह रही हूँ कि जो वर्ड मुश्किल लगता है उसका सिनोनिम निकाल लिया करें, इजीली आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो जाया करेगा। उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लैंग्वेज ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लैंग्वेज ट्रांसफ़र से पहले हमने ऊपर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स देखी थी, जिनमें उससे पहले हमारे पास क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस। अब क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस क्या होता है? इसमें क्या होता है कि लर्नर जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज को अपनी सेकंड लैंग्वेज में। उसके रूल्स जो होते हैं फ़र्स्ट लैंग्वेज के वो सब कॉन्शियसली अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर कॉन्शियसली अप्लाई कर रहे होते हैं। इसको हम लैंग्वेज ट्रांसफ़र भी कहते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। अब यहाँ पर वही बात बताई गई है कि लर्नर परफॉर्मेंस इन एसएल इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंग्वेजेस दे ऑलरेडी नो विच आर ऑब्वियस इन देयर एक्सेंट एज वेल एज इन सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स मिस्टेक्स इन देयर अटरेंसेस। अब अटरेंसेस में कैसे, मैं आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि डब्ल्यू की प्रोनाउंसिएशन है तो वो पाकिस्तान में किस तरह होती है कि लोग वाट कहते हैं, ठीक है, जबकि वॉट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वी नीड टू राउंड अवर लिप्स एंड देयर सर्टेन पोजीशंस। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। एक्सेंट की बात आ जाती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा नीचे ये बताया गया कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ऊपर जो है लैंग्वेज ट्रांसफ़र से आगे बताया गया कि बिहेवियरिस्ट व्यू जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एरर का, जो कि एरर का और इंटरफेरेंस का सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में, ठीक है। इनका फोकस किस तरह होता है, ये हर चीज़ को आइसोलेटेड वे में देखते हैं, ठीक है, और एरर्स को देखते हैं। तो ये सारे पॉइंट यहाँ बताए गए हैं। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंग्वेज ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट आ सकता है। लास्ट पर बताया गया है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। थ्योरिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंस जो है वो कंसिस्ट करता है बोथ नॉलेज कंपोनेंट के ऊपर भी और स्किल कंपोनेंट के ऊपर भी, बस, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। इंतहा का इजी लेसन था, बहुत ही ज़्यादा इजी लेसन था। अगर तो कोई कॉन्सेप्ट मिस हो गया आप लोग वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूँगी इन कमेंट सेक्शन। बाकी मैं आप लोगों को लास्ट पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती चलूँ कि हमने इस पूरे लेसन में जो चीज़ें याद रखनी हैं कि वी आर सेइंग इन द इंटर लैंग्वेज दे आर 4 पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज़ मेक क्रिएटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज, जो कि हमने पढ़ा है, मैंने आप लोगों को बताया। देन सेकंड वन क्या है कि दे आल्सो यूज़ सर्टेन चंक्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। आप लोग भी अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। उसके अलावा द थर्ड पॉइंट इज़ इट हैज़ सिस्टमेसिटी, किस तरह इट हैज़ सर्टेन काइंड ऑफ सिस्टम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो सिस्टम में भी रूल्स फॉलो किए जाते हैं। और द फोर्थ पॉइंट इज़ दैट इट हैज़ इंटर लैंग्वेज आल्सो हैज़ वेरिएबिलिटी, ठीक है। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस पूरे लेसन में, ये 4 पॉइंट कवर हो जाते हैं। एज फैक्टर था, वोशलाइजेशन था। आई होप सो कि इजीली आप लोगों तक कॉन्सेप्ट कन्वे हो गया है। बाकी अगर लेक्चर अच्छा लगे इसे शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है, और सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इजीली मिल सकें। इन फ्यूचर वी विल कवर सो मैनी बुक्स इंशाल्लाह ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।